नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तमाम कृतियों में उनकी जो सबसे चर्चित कृति है, एक तो है उनकी आत्मकथा, दूसरी है कृति सर्वोदय। जॉन रस्किन की किताब थी ऑन टू दिस लास्ट, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने सविनय अवज्ञा और सर्वोदय जैसे विचार, खास करके सर्वोदय की ही बात कर रहे हैं, विचार दिए। सबका उदय हो, और ये अति प्रासंगिक पुस्तकों में से एक पुस्तक है, मौलिक पुस्तक है। बहुत पहले एक बार महिलाओं पर अत्याचार की बात हुई थी, तो इनकी इसी किताब में एक चैप्टर था एसाल्ट्स ऑन वुमन, महिलाओं पर अत्याचार। उसमें मैंने जब पढ़ा तो इनके क्रिएटिव विचारों को देखा। मानसिक शुद्धता की बात करते हैं, और उस किताब को पढ़ करके, उस प्रकरण को पढ़ करके मुझे लगा कि ये पूरी की पूरी पुस्तक एक बार जो है देखना चाहिए। तो ये किताब मेरे सामने है, ये आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। तो इसमें इस किताब के बारे में कुछ बातें और बता दें। मूलतः यह किताब गुजराती में थी, और यह किताब अनुवाद किया भारतन कुमारप्पा ने। 1955 में किताब पहले प्रकाशित हुई, शायद नवजीवन ट्रस्ट से हिंदी में आई थी। और भूमिका में बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। एक बार हम आपको रिवाइज कर देते हैं। देखो, कहते हैं 1951 में पहले एक पुस्तिका आई थी। 1951 में सर्वोदय, उसके सिद्धांत और कार्यक्रम। उद्देश्य क्या था कि थोड़े पृष्ठों में इसकी जानकारी दे दिया जाए। गांधी जी के मतानुसार सर्वोदय का अर्थ है आदर्श समाज व्यवस्था जिसमें सबका उदय हो। आधार क्या है? सर्वव्यापी प्रेम। इसलिए इसमें निरपवाद रूप से राजा और रंक, हिंदू और मुसलमान, छूत अछूत, काले गोरे, संत और पापी, सबके लिए स्थान है। किसी भी व्यक्ति या समूह का दमन, शोषण या विनाश नहीं किया जाएगा। इस समाज व्यवस्था में सभी बराबर के सदस्य होंगे, सबको उनकी मेहनत की पैदावार में हिस्सा मिलेगा, बलवान दुर्बलों की रक्षा करेंगे और उनके ट्रस्टी का काम करेंगे, और प्रत्येक सदस्य सबके कल्याण का ध्यान रखेगा। क्योंकि प्रेम का एक मुख्य लक्षण है कि प्रेम पात्र के लिए आत्मसमर्पण करना, सर्वस्व दे देना या मर मिटना, जो उसके योग्य हो, प्रेम के योग्य, तो उसके लिए जो कर सको कम ही है। इसलिए सर्वोदय की सिद्धि के लिए संयम और कष्ट सहन एक मुख्य शर्त है। भारत में सदियों से त्याग और कठोर आत्मसंयम की परंपरा चली आई है, इसलिए वह सर्वोदय के लिए सबसे अनुकूल भूमि है। यहां पर लोग ऐसा कर सकते हैं। इसके ठीक विपरीत पाश्चात्य देशों में आराम, आवश्यकताओं की वृद्धि और भोग विलास का मोह है। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता के इस प्रवाह का प्रबल विरोध किया, केवल इसलिए कि वे जानते थे ये हमें सर्वोदय या सामाजिक न्याय की दिशा में नहीं ले जाएगा। यह सिर्फ लोभ, संघर्ष और बलवानों के द्वारा निर्बलों के दमन और शोषण को ही जन्म देगा, चाहे व्यवस्था पूंजीवादी हो, चाहे व्यवस्था साम्यवादी हो। इस प्रकार के सर्वव्यापी और त्यागमय प्रेम के तत्वज्ञान के लिए गहरे आध्यात्मिक आधारों की आवश्यकता होती है। मतलब अर्थ यह है कि उस सर्वव्यापी शक्ति में हमारी सजीव श्रद्धा होनी चाहिए। इसके लिए कड़े संयम, तालीम और आत्मबल के विकास की भी जरूरत है। अपने इस बुनियादी आध्यात्मिक आचरण के कारण, आध्यात्मिक आधार के कारण ही यह साम्यवाद से बिल्कुल उल्टी चीज है, क्योंकि साम्यवाद निश्चित ही भौतिकवादी है, यद्यपि लक्ष्य सर्वोदय और साम्यवाद का एक सा ही है। सर्वोदय का आधार आध्यात्मिक होने के कारण उसकी सिद्धि के साधन भी आध्यात्मिक है। लक्ष्य आध्यात्मिक है, आधार आध्यात्मिक है, तो तरीका भी आध्यात्मिक ही है। साम्यवाद एक आशा दिलाता है कि आदर्श समाज व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब शोषक का पशु बल से नाश कर दिया जाए।
लेकिन इसको गांधी जी मानते नहीं थे, पशुबल वाली बात। इसके लिए वह अपनी रचना वर्ग द्वेष के आधार पर करता है और समय समय पर निष्कासन यानी पर्ज और युद्ध का आश्रय भी लेता है। इसके विपरीत गांधीवाद का तरीका बिल्कुल जो है हट करके है। गांधी जी को यह तरीका निरर्थक लगता था, क्योंकि द्वेष और हिंसा देर सवेर लौटकर अपने जन्मदाताओं पर वार किए बिना नहीं रहते। आप जो करते हैं, जिस किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, आप उसी में जाके गिरते हैं। तो अगर किसी को आप हानि पहुंचाएंगे तो कहीं न कहीं बदले की भावना उसके अंदर रहेगी, आगे आप भी शिकार होंगे। उनका विश्वास था कि मैंने ये जो द्वेष और हिंसा है साम्यवाद में, ये मिला जुलाकर उसको बढ़ाएगा। विश्वास था कि अन्याय को मिटाने का सच्चा तरीका है अपने कष्ट सहन और उच्च चरित्र के द्वारा अत्याचारी की अंतरात्मा को, बुद्धि को प्रभावित करके उसके विचार बदले जाएं, उसे स्वेच्छापूर्वक नई समाज व्यवस्था का सहायक बनाया जाए। इस काम के लिए उन्होंने जिस कार्य पद्धति का विकास किया वो सत्याग्रह की, यानी स्वयं अवर्णनीय कष्ट सह करके, उठा करके, मृत्यु का भी आलिंगन करके सत्य और अहिंसा पर अटल रहने की पद्धति है। ये गांधी जी की विशिष्ट देनों में से एक है और उनकी शिक्षा का केंद्र बिंदु है। यानी कि आप कितना भी कष्ट सहो लेकिन सत्य और अहिंसा पर टिके रहो। तो गांधी जी का जो आदर्श है, गांधी जी आदर्श समाज व्यवस्था के लिए निरर्थक चित्र खींचने में विश्वास नहीं रखते थे कि दिखावटी के लिए, जैसे आजकल होता है, नेता तस्वीर खिंचा लेते हैं, हकीकत में नहीं होता। तो ये नहीं था कि निरर्थक चित्र खींचा जाए। वे चाहते थे कि इस आदर्श को जीवन के ध्रुव तारे से अधिक माना जाए, जिसकी सहायता से मानव जीवन के तूफानों में से खेकर जीवन नैया को पार लगाया जा सकता है। दूर के दृश्य उन्हें लुभाते नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमें आदर्श समाज व्यवस्था का विस्तृत चित्र देने का प्रयास नहीं किया। उन्हें साधनों की अर्थात इस बात की चिंता ज्यादा थी कि आदर्श को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्माण कैसे किया जाए। उन्हें विश्वास था कि अगर हम अपने तात्कालिक वर्तमान काल को दृष्टि में रखकर अपने आदर्श पर अमल कर सकें तो हमारा उद्देश्य अवश्य सिद्ध होगा। तदनुसार वे रोजमर्रा सामने आने वाली समस्याओं को सर्वोदय के दृष्टिकोण से हल करने का प्रयत्न करते थे। उदाहरण के लिए वे समस्याएं उद्योगवाद, पूंजी और श्रम, जमींदार और किसान वगैरह की थीं, जिनका इस पुस्तक में विवेचन किया गया है। तो गांधी जी इस प्रकार के मूलतः यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण से जो उन्होंने कहा उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि उनके अवसान के बाद उनके अनुयायियों ने राष्ट्र के सामने आने वाली तत्कालीन समस्याओं पर उनके सत्य और अहिंसा के महान सिद्धांत लागू करने का काम हाथ में ले लिया। सबसे बड़ी समस्या थी लोगों की दरिद्रता और अभाव से मुक्त करने की आर्थिक समस्या। गांधी जी ने इसके लिए क्या क्या ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित करके हल करने की कोशिश की। आप आत्मनिर्भर हो जाओ, इसका तरीका था आत्मनिर्भर हो जाओ। हाथ कताई इन उद्योगों का प्रतीक थी, जिसका गांधी जी के आर्थिक कार्यक्रम में प्रथम स्थान था। जो कहते हैं कि गांधी वस्त्र नहीं विचार है, तो एक बात ये भी समझ लो कि जो इनका ये था कि स्वावलंबन, उस समय विदेशी कपड़े बिकते थे या बाहर से खरीद कर लाते थे, बड़े महंगे पड़ते थे। अभी भी आप देखो, आप छोटी से छोटी चीज, घरेलू सामानों को आप देखें, बहुत सारे सामान आप चाहो तो बिना खरीदे काम चल जाए, लेकिन आप खरीदते हैं, निर्भरता रहती है, फिर आप बनाना उसको बंद कर देते हैं। ये चीज है। हाथ कताई इन उद्योगों का प्रतीक थी, जिसका गांधी जी के आर्थिक कार्यक्रम में प्रथम स्थान था। प्रतीक लिखा हुआ है। गांधी जी खेती का महत्व न समझते हैं ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि विदेशी सरकार के हाथ में सत्ता रहते हुए किसान की हालत सुधारने की दिशा में अधिक काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह काश्तकारी कानूनों, हृदयहीन लगान व्यवस्था और ग्राम शासन के भार से बुरी तरह दबा हुआ है। लेकिन आजादी यानी स्वाधीनता के आते ही गांधी जी की अनुयायियों ने भूमि की समस्या को हाथ में ले लिया। भूमि की समस्या किसानों के लिए जीवन मरण का सवाल है, जो हमारे राष्ट्र की नींव है। देखो ये रीढ़ है, इस सन 51 की भूमिका है। यह सर्वोदय में निहित प्रेम के सिद्धांत का यह तकाजा है कि वह आदमी जो खेती का काम करता है
उत्पादन के साधन भूमि से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए, किसान को जमीन देने से इनकार करना, उसे आजीविका का साधन देने से इनकार करना है और उसे ऐसी लाचारी की हालत में फंसा देना है जिसके कारण वह शोषण और गुलामी का शिकार बन जाता है। परंतु उस जमींदार को मिटाए बिना जो मुक्तखोर बन करके भूमिहीन मजदूरों के श्रम पर जिंदा रहता है, भूमिहीनों को भूमि कैसे दिखाई जाए। हालांकि वर्तमान में ये अप्रासंगिक हो गई बात, जमींदारी सिस्टम टूट चुका है। इसी समस्या को हल करने का काम किया विनोबा भावे ने। विनोबा भावे 1916 से गांधी जी के निकट के साथी रहे हैं, शिष्य रहे हैं। अप्रैल 1951 में उन्होंने भारत में एक हिंसाग्रस्त साम्राज्य प्रदेश तेलंगाना, जो आप कहते हैं आजकल तो तेलंगाना प्रदेश बन गया है, उसमें हाथ में लिया और उनका हल क्या है, गांधी जी की शिक्षा के अनुसार ही है। भूदान आंदोलन सुना होगा आपने। इस प्रकार उनके महान पवित्र भूदान आंदोलन का आरंभ हुआ, जिसने अपनी विलक्षण सफलता के संसार को चकित कर दिया है। अभी तक लगभग 20 लाख एकड़ भूमि इस उपाय से भूमिहीनों को प्राप्त की जा सकी है सन 51 तक, और यह आशा की जाती है कि 1957 तक 5 करोड़ एकड़ जमीन भारत के 5 करोड़ भूमिहीन श्रमिकों के लिए जुटाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, ताकि उस वर्ष तक भारत में कोई बेजमीन मजदूर न रह जाए। अभी तो आप ही बता सकते हो कि क्या वर्तमान स्थिति है। 51 के विचार हैं ये। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति है जिसकी संसार के इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। इस अहिंसक क्रांति के जरिए शोषक की हत्या करने और उसकी संगठन शक्ति और व्यवस्था शक्ति से अपने को वंचित करने के बदले उसका हृदय परिवर्तन करके उसकी योग्यता का समाज के कल्याण के लिए उपयोग करके सर्वोदय की दिशा में कदम उठाया जाता है। क्योंकि यह और इसके बाद शुरू हुआ विनोबा का संपत्ति दान आंदोलन गांधी जी के सर्वोदय आंदोलन से पैदा होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। इसलिए नवजीवन ट्रस्ट ने हाल ही में एक अलग पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम है भूदान यज्ञ। तो हिंदी में आ गई थी वो। इसमें भूदान और संपत्ति दान के विषय पर विनोबा के लेख और भाषण वगैरह संग्रहित है। भूदान और संपत्ति दान से संतोष न करके विनोबा ने हाल ही में श्रमदान भी सुझाया है। पुस्तक के समय वो मौजूद थे। इससे सब लोग न केवल भूस्वामी और रुपए वाले ही बल्कि वे भी जिनके पास देने को केवल श्रम है, असहायों गरीबों के कल्याण के लिए किए जाने वाले सेवा और त्याग के इस आंदोलन में भाग ले सकेंगे। इस व्यावहारिक विकास के सिवा विनोबा और गांधी जी के कुछ और निकट के साथियों ने गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों को खास तौर पर आर्थिक क्षमता, शरीर श्रम, अपरिग्रह और योजना कार्य के बारे में कुछ और आगे बढ़ाया है। उनमें से कुछ चुने हुए विचार इस ग्रंथ के दूसरे भाग में यह दिखाने को दिए गए हैं कि सर्वोदय संबंधी गांधी जी के विचारों का विकास कैसे हो रहा है, उस समय की बात है। तो इस कार्यक्रम में हमने भूदान को शामिल नहीं किया है, यद्यपि आजकल सर्वोदयी कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा ध्यान इसी काम में लगा हुआ है। इसका कारण क्या है कि वह भूदान के विषय पर प्रकाशित उपरोक्त पुस्तिका में आ जाता है। कहते हैं पाठकों की सुविधा के लिए हमने गांधी जी के 30 साल के अधिक लेख और भाषण सुने हैं, उनके वो अंश जिसमें शिक्षा पर प्रभाव है, माने सर्वोदय की शिक्षा केंद्रित। और इसमें जैसे इनकी और भी किताबें हैं गांधी जी की, अहिंसक समाजवाद की ओर, हमारे गांव का पुनर्निर्माण, रचनात्मक कार्यक्रम, बुनियादी शिक्षा, स्त्रियां और उनकी समस्याएं, शांतिवादियों के लिए, सांप्रदायिक एकता, शराब, मादक द्रव्य और जुआ, ये सब पढ़नी भी चाहिए। गांधी जी के यंग इंडिया और हरिजन के साप्ताहिकों के अंश भी यहाँ दिए गए हैं। हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई, मंगल प्रभात 1930 में, सर्वोदय पहले गुजराती में 1908 में आई, फिर अंग्रेजी में आई, अनटू दिस लास्ट डे पैराफ्रेज के नाम से 1951 में, आत्मकथा 1927 में आई, फिर 1929 में आई, गांधी जी राइटिंग्स एंड स्पीचेस का पहला संस्करण 17 में आया, फिर चौथा आया 33 में, मद्रास की नटेशन एंड कंपनी ने प्रकाशित किया था। सामाजिक तत्वज्ञान में सर्वोदय को भारत की विशेष दिन माना जाता है। इसकी जड़ें लगभग 3000 साल पहले पड़ चुकी थी, जब बुद्ध ने और महावीर ने प्रेम या अहिंसा का उपदेश देने के लिए भ्रमण किया और प्राचीन ऋषियों ने सदियों तक तप और संयम की शिक्षा दी थी, उनका आचरण किया था। सम्मिलित परिवार
वर्ण और ग्राम संगठन के द्वारा व्यक्तियों में इन गुणों के संस्कार डाले थे। परिवार, वर्ण और ग्राम समाज के जीवन में व्यक्ति अपने समूह के खातिर कुछ अपनी इच्छाओं का दमन करना, अपनी पैदावार में दूसरों को हिस्सा देना, उनके साथ सहयोग करना, समूह के प्रति वफादारी महसूस करना, उसके अनुशासन को स्वीकार करना सीखता था। वह आर्थिक सुरक्षितता का उपभोग करता था, क्योंकि समूह की ओर से उसे काम और अल्पतम आवश्यकताओं की पूर्ति का विश्वास दिलाया जाता था। परिवार की तरह उसके और उसके समूह के दूसरे आदमियों के बीच आत्मीयता और समानता की भावना रहती थी। यह साम्यवाद की हिंसा से रहित ग्राम्य साम्यवाद था। इन्हीं स्रोतों से गांधी जी ने सर्वोदय या आदर्श समाज व्यवस्था की प्रेरणा ली थी। हालांकि तात्कालिक रूप में यह प्रेरणा उन्हें रस्किन के अनटू दिस लास्ट को पढ़ने से मिली थी, ये जो मैंने बता दिया शुरुआत में आपको। गांधी जी का विचार था कि अगर व्यक्ति और समाज के जीवन का आधार इस प्रकार ऊंचे और प्रेम और ऊंचे नैतिक तथा आध्यात्मिक सिद्धांतों पर नहीं होगा, तो कितना भी आप उपदेश दे लीजिए, शांति के लिए कितने ही विश्व संगठन बना लीजिए, कड़ाई का कितना ही विरोध कीजिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि शांति आखिर में हमें दैनिक जीवन का ही परिणाम है। इसलिए उन्होंने यह दिखाने की जी तोड़ कोशिश की, जैसे हमारे पूर्वजों ने भूतकाल में की थी, अगर हमें आदर्श समाज व्यवस्था को प्रगति करना है तो व्यक्ति और समाज का कायापलट किया कैसे जाए। मानव जाति के सामने एक सवाल है कि हम सबके लिए शांति और स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम भोग विलास के और संसार की साधन सामग्री, बाजारों की लालच वाले आक्रमणकारी उद्योगवाद के मार्ग पर अग्रसर रह करके अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को वश में रखने के खातिर सैनिक बल के जरिए भीम का संगठन बनाकर उन्हें प्राप्त कर सकेंगे, या इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें गांधी जी के सादगी और आर्थिक स्वयं पूर्णता वाले छोटे सामाजिक संगठन के उस कार्य पर चलना चाहिए, जिसमें उस मार्ग पर चलना चाहिए जिसमें व्यक्ति सेवा और त्याग के द्वारा सबके लिए जिएगा। दोनों मार्ग हमें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाएंगे। इसकी समझ की कोई भूल नहीं है, इसमें समझ की कोई भूल नहीं है। एक मार्ग अनिवार्य रूप में द्वेष, युद्ध और विनाश की ओर ले जाता है, दूसरा प्रेम, शांति और सबके समान कल्याण की ओर ले जाता है। इन दो मार्गों में से किसी एक को चुनने पर मनुष्य का भविष्य निर्भर करता है। समय आ गया है कि भारतवासी और दूसरे देशों के लोग ठहर कर इन बातों पर विचार करें। ये इसका मूल था, यानी कि जो आपसी संघर्ष से छिन्न भिन्न होता जा रहा है संसार, आत्मघाती युद्ध, सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण का जो भूत दिनों दिन सवार होता जा रहा है, उसका एक मैसेज, उसके लिए एक मैसेज है इसमें, इस किताब में। तो ये किताब आपको हम बताएंगे। अब ये जो किताब है इसमें कुल 12 भाग है, सॉरी, छठा विभाग, तीसरा विभाग, दूसरा विभाग, यानी 12 विभाग इसमें है, 12। और इनके सब जो अलग अलग लेख छपते थे उन्हीं को क्रम से इन्होंने कर दिया है। तो 12 विभाग में जैसे पहले सर्वोदय का अर्थ है, फिर सर्वोदय का आध्यात्मिक आधार क्या है, जिसमें कि मूल है प्रस्ताविक, फिर आवश्यक सद्गुण, तीसरा विभाग है आर्थिक व्यवस्था, और चौथा है समाज व्यवस्था, पांचवा राजनीतिक व्यवस्था, छठा है बुराई का विरोध, सातवां कार्यकर्ता और कार्यक्रम। देखो अब ये पहले भाग में ही है इतना। पहले भाग में पहला भाग गांधी जी का है, जिसमें आपको मिलेंगे 7 विभाग, इसमें है 7, ठीक। फिर दूसरा भाग आता है विनोबा भावे और अन्य लोग, जिसमें नई क्रांति है, आर्थिक समानता है, आधार रुपया नहीं श्रम, ग्राम सर्वोदय की दिशा में, और कार्यक्रम और भी लोगों के लेख इसमें शामिल हैं। तो पहले भाग में गांधी जी के लेख है, दूसरे में विनोबा भावे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, और मशरू वाला हैं, कुमारप्पा हैं, धीरेन्द्र मजूमदार हैं,
विनोबा को तो मैंने बता ही दिया, तो ठीक है, तो शेष नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार, जय हिंद।